आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज हम पार्ट 2 करेंगे जो आवर चेंजिंग अर्थ जो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का क्लास 7 का आवर चेंजिंग अर्थ, उसका पार्ट 2 वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप जो मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल रखी है आप उसे देखेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा वो वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइस पार्ट 2 का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो गाइस पार्ट 1 के वीडियो में हमने कहाँ तक करा था? पार्ट 1 के वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो पढ़ी थी हमने, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। वो वहाँ तक हमने करा था कि एंडोजेनिक फोर्स होती क्या और एक्सोजेनिक फोर्स होती क्या। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होती है मैंने बताया था कि ये पृथ्वी के अंदर लगती है, ये फोर्स पृथ्वी के अंदर लगती है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होती है ये पृथ्वी की सरफेस पे लगती है, यानी कि पृथ्वी की सतह पे ये फोर्सेस लगती हैं। एंडोजेनिक फोर्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, आपका ज्वालामुखी हो गया यानी कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो हो गया। ऐसे ही मैंने एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में बताया था, जो इरोजन है, यानी इरोजन का मतलब होता है मट्टियों का हटना। ठीक है, जब मट्टियाँ हटती हैं तो वहाँ से जो लैंड वाला पार्ट होता है वो गिरने लगता है, लैंड स्लाइड्स आती है। ठीक है, सी वेव्स बताया था मैंने, ग्लेशियर्स बताए थे। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वॉल्केनो से, कि वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, कैसे निकलता है पृथ्वी से। फिर अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको वॉल्केनो कैसे आता है। तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है ना, अर्थ की क्रस्ट में वॉल्केनिक हमारा ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनो होता है, उसका एक वेंट होता है। वेंट का मतलब होता है उसका ओपनिंग कह सकते हो आप, या मुँह कह सकते हो। वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर होता है। जब वो ज्वालामुखी अपना मुंह खोलता है, यानी कि अपना वेंट जब ओपन करता है, तो उसमें से मोल्टन मैग्मा निकलता है। मोल्टन मैग्मा क्या है? पिघला हुआ लावा। ठीक है, पिघला हुआ लावा होता है, वो निकलता है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो क्रस्ट मेंटल है, इसकी सतह पे क्या है? इसकी सतह पे है आपका मैग्मा चैम्बर है, जो कि ये लावा जो भरा पड़ा है। ठीक है, ये लावा जो है, ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा ये वेंट के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ रहा है। और वेंट के थ्रू ये बाहर आता है तो किसकी फॉर्म में आता है? ये लावा के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है कि वॉल्केनो कैसे आता है पृथ्वी के नीचे से। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक कैसे आता है? तो अर्थक्वेक जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या बहुत सारी चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ की सरफेस में। हमारा जो अर्थ सरफेस है, यानी कि अर्थ पृथ्वी का जो सतह है, सरफेस है, वो वाइब्रेट करने लगता है। और वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पे क्या करता है? ट्रैवल करता है, मूव करता है। ठीक है, और उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक है क्या। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। जब हमारी पृथ्वी के नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, तो उससे अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन पैदा होती है, और वो वाइब्रेशन पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी पे ट्रैवल करती है, और उसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक है क्या, यानी कि भूकंप है क्या। अब बात करते हैं कि फोकस क्या है। ठीक है, फोकस क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब फोकस वो प्लेस है, वो जगह है क्रस्ट के अंदर जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई होती है, यानी कि जहाँ से हलचल स्टार्ट हुई होती है। ठीक है, उस हलचल वाले प्लेस को क्या बोलते हैं हम? फोकस। ठीक है, फिर बात करते हैं एपिसेंटर क्या होता है। तो एपिसेंटर वो जगह होती है, ठीक है, वो जगह होती है पृथ्वी की सरफेस पे जो कि फोकस एरिया से ऊपर होती है, जो कि फोकस एरिया से ऊपर होती है, और उसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर। सरफेस की वो एरिया, सरफेस का वो प्लेस जो कि फोकस से ऊपर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। आपने न्यूज़ में सुना होगा, चाहे वीडियोस में कहीं देख रखा होगा कि भूकंप आता है जब, तो वो कहते हैं कि इसका एपिसेंटर यहाँ पे था। तो एपिसेंटर है का क्या? तो एपिसेंटर वो जगह है जहाँ से भूकंप निकला है, जहाँ से भूकंप पैदा हुआ है। ठीक है, मेन जगह, मेन पॉइंट जहाँ से भूकंप आया है। ठीक है, और जो भूकंप जहाँ से एपिसेंटर वाली जगह से जो आता है भूकंप, वहाँ के जो आसपास के एरिया होते हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एपिसेंटर से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक होता क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए एक मशीन होती है, वो मशीन है सीस्मोग्राफ। उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? ये जो ड्यूइनो सेक्शन है इसमें लिखा है कि एन अर्थक्वेक
इज़ मेजर विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। जिस मशीन से हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, नापते हैं, उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ, ठीक है। और जिस मैग्नीट्यूड पे हम अर्थक्वेक को नापते हैं, ठीक है, जो माप है जिसको हम अर्थक्वेक पे नापते हैं उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। उसको हम किस पे नापते हैं? रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ठीक है। आई होप कि सीस्मोग्राफ आपको क्लियर हो गया। और रिक्टर स्केल क्या है? सीस्मोग्राफ है मशीन जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं, और मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को जिससे हम नापते हैं उसको बोलते हैं हम रिक्टर स्केल, ठीक है। आपको पता है कि अर्थक्वेक अभी जो कुछ सालों पहले नेपाल में आया था, फिर हमारे गुजरात के भुज में आया था, कितनी तबाही लेके आया था ये अर्थक्वेक। काफ़ी सारी डैमेजेस इसने किए थे, काफ़ी सारे लोग मरे थे, ठीक है। तो अर्थक्वेक अगर जो 5 पॉइंट का होता है अर्थक्वेक, तो वो डैमेज लेके आता है, ठीक है। 6 का होता है, 6 पॉइंट का होता है, ठीक है, 6 पॉइंट रिक्टर स्केल का होता है, तो वो ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। और जो 2 पॉइंट स्केल का होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो वाइब्रेशन है, कम होगी एज़ कम्पेयर टू 5, 6 एंड 7। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो है कि हम अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब भूकंप आने वाला है, ठीक है, कि आज आ जाएगा कि कल आ जाएगा। बट हम उससे बचने के लिए कुछ उपाय तो कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? हम कोई सेफ़ स्पॉट ढूंढ सकते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ से भूकंप से बचा जा सके। जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी किचन काउंटर के या टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक है। या तो हमें जहाँ भूकंप आ रहा है उस जगह से वहाँ पे अगर आसपास बिल्डिंग है तो हमें बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। किसी सेफ़ जगह, एकदम प्लेन एरिया में, फील्ड एरिया में निकल जाना चाहिए जहाँ पे आसपास बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को जानकारी देनी चाहिए कि तुम्हें अगर भूकंप वगैरह आ रहा है पहले से ही बताना। ये नहीं कि जिस दिन भूकंप आ रहा है उस दिन आप बता रहे हो, पहले से बता के रखना कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर इनकेस अगर कभी फ्यूचर में हमें भूकंप देखने को मिले तो हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और जब भूकंप आया तो ऐसी प्लेस से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए जहाँ पे आग लगने के ज़्यादा डर हो। जैसे कि आपका कौन सा एरिया होता है जहाँ पे वो किचन वाला एरिया होता है, जहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह रखे होते हैं, या कोई आसपास फैक्ट्रीज़ है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। मेजर लैंडफॉर्म्स, तो मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हो सकते हैं हमारे? मतलब मेजर लैंडफॉर्म क्या होंगे हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होंगे? हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स होंगे जैसे कि हमारा प्लेन एरिया हो गया, प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स है जो अर्थ पे हैं, ठीक है। जो लैंडफॉर्म्स क्या, ज़मीन वाला भाग, यही तो लैंडफॉर्म होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है लैंडफॉर्म्स का। इसमें अगर एक्सोजेनिक फोर्स लगती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आपकी बुक के हिसाब से, जो भी आपकी बुक में लिखा है हम उसको बताएंगे, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं बताएंगे। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप है हमारा, जो ज़मीन वाला हिस्सा है, 2 वजह से वॉर्न अवे होते जा रहा है, यानी कि वॉश आउट होते जा रहा है, यानी कि जो लैंड वाला एरिया है ख़त्म होते जा रहा है। किसकी वजह से ख़त्म हो रहा है? वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस की वजह से। अब बात करेंगे कि वेदरिंग होता क्या है, तो पढ़ते हैं पहले वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस पे जब रॉक्स यानी कि पत्थर, चट्टानें टूटने लगती हैं तो उसको बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इरोजन क्या होता है। तो इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या होता है? जब लैंडस्केप यानी कि जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो मिट्टी होती है, जब मिट्टी खसकती है तो वो लैंड भी तो वो बेकार हो जाती है ना, टूट जाती है ना, लैंडस्लाइड्स होती है कि नहीं होती हैं। तो बात वही हो रही कि जब लैंडस्केप वियरिंग अवे होता है, यानी कि हटने लगता है, टूटने लगता है या गिरने लगता है, कुछ भी कह सकते हो, कि इरोड हो रहा होता है। तो किसकी वजह से इरोड हो रहा होता है? वाटर, विंड और डिफरेंट मीडियम की वजह से। जब लैंडस्केप
इरोड हो रहा होता है, हट रहा होता है, तो उसी को बोलते हैं हम इरोजन। ठीक है। अब ये इरोजन वाटर विंड से कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर से जो पानी बह के आ रहा होता है वो अपने साथ वहाँ की मिट्टी को भी उठा के ले जाता है, हटा देता है अपने बहाव से, कि नहीं हटाता है? ऐसी विंड है, जब हवा चलती है तो एक प्लेस की मिट्टी विंड वो उड़ा के ले जाएगी, नहीं ले जाएगी उस मिट्टी को। ठीक है। तो इस इनके थ्रू, इन मीडियम्स के थ्रू क्या होता है? इरोजन होता है। ठीक है। फिर लिखा था इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड। और जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर देता है? कौन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है? वाटर विंड एक्सेट्रा। ठीक है। और जब इसको वियरिंग अवे कर देता है, यानी कि इरोड कर देता है रिवर या आपका एयर हो गया, ठीक है, तो ये एक जगह से अगर मिट्टी कहीं से उठा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिवर ने मिट्टी को इरोड करी है तो रिवर का कहीं एक ऐसा तो बहाव होगा जहाँ पे वो कम फ्लो करता है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है, चाहे एयर कहीं पे जाके उस मिट्टी को कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट कर ही रही होगी कि नहीं कर रही होगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी का हटना, जब मिट्टी हटती है। और डिपोजिशन क्या होता है? जब मिट्टी का ढेर एक जगह से हट के दूसरी जगह लगता है। ठीक है। दूसरे लैंडफॉर्म पे जाके। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इरोजन और वेदरिंग होता क्या और डिपोजिशन होता क्या है। बात करते हैं कि मेंडर्स क्या होता है। तो मेंडर्स क्या होता है? जब रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में ट्विस्ट एंड टर्न करके, मतलब घूम फिर के जब आती है, ठीक है, और फिर वो एक लार्ज बैंड फॉर्म करती है, उसको लार्ज बैंड क्या होगा? जो बैंक होते हैं आपके, रिवर बैंक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम मेंडर्स बोलते हैं। ठीक है। तो मेंडर्स क्या है? जब रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके, तो क्या फॉर्म करती है? लार्ज बैंड्स फॉर्म करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब लिखा है ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, लगातार इरोजन होने की वजह से, और एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर्स, और लगातार इरोजन होने की वजह से और डिपोजिशन होने की वजह से, कहाँ पे, किसकी जगह, कहाँ पे डिपोजिशन होने से? मेंडर्स की साइड में डिपोजिशन होने की वजह से द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, जो मेंडर लूप का जो एंड होता है वो बहुत पास आने लगता है। ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, और कुछ समय बाद जो मेंडर का लूप होता है रिवर से क्या आ जाता है? कट जाता है। ठीक है। एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, और क्या फॉर्म करता है? एक कट ऑफ लेक, झील फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है। तो ऑक्सबो लेक फॉर्म करता है। ठीक है। कौन फॉर्म करता है? जब मेंडर्स के जो लूप होते हैं कट ऑफ हो जाते हैं रिवर से, तब वो क्या फॉर्म करता है? ऑक्सबो लेक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोड्स इट्स बैंक द लीड्स टू द फ्लडिंग। जब एक वक्त ऐसा आता है कि जो रिवर है अपने बैंक्स पे, यानी कि किनारे पे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगती है, बहुत ज़्यादा बहने लगती है, उसका बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो आसपास के जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि फ्लड कैसे आती है। जब रिवर बैंक पे बहुत ज़्यादा, जो नदी का किनारा होता है, जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होके बहने लगता है, तो वहाँ पे क्या आती है? बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से जो आसपास का इलाका है पूरी तरह तबाह हो जाता है। ठीक है। लिखा है नेक्स्ट लाइन में, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल। जब फ्लड आती है तो एक पतली सी लेयर बनाता है सॉइल का। ठीक है। डिपॉजिट करता है। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट, और अपने साथ साथ वो पतली सी फाइन सॉइल तो लेके डिपॉजिट करता ही करता है, साथ में जो भी सेडिमेंट्स बह के आए होते हैं किनारे पे उसको भी डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इसी तरीके से वहाँ पे एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बनता है, वहाँ पे एक बढ़िया सी उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रिवर क्या लेके आती है? सॉइल भी लेके आती है, साथ साथ जो भी सेडिमेंट्स है वो भी लेके आती है। द रेस्ड बैंक्स आर कोल्ड लेवीज, जो वहाँ के किनारे, जो बड़े हुए किनारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेवीज। ठीक है। तो फ्लड प्लेन मैंने बता दिया, लेवीज क्या होते हैं वो बता दिया मैंने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना। और ये कैसे बनता है? तो ये बनता है जब जो नदी है
वहाँ पे जब नदी पहुँचती है तो वो अनेक छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हैं। और वो जो स्ट्रीम है कहाँ जाके समा जाती हैं, वो स्ट्रीम समुद्र में, ओशंस में जाके समा जाती है। और वो जब ओशन में समाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो डेल्टा मैंने आपको बता दिया क्या है। और ये डेल्टा किस शेप में होता है, ये जो डेल्टा होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको नदी का मुहाना भी बोलते हैं। और ये त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब मैंने बता दिया हिंदी में त्रिभुज, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होता है, जब नदी अनेक स्ट्रीम, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, ठीक है। और वो स्ट्रीम्स कहाँ पे जाके समा जाती हैं, डेल्टा में जाके, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जब वो समुद्र में समा जाती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे सी वेव्स की। तो हमें पता है जब नदी में लहरें आ रही होती हैं, ठीक है, नदी में जब एकदम लगातार लहरें आ रही होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें जब आ रही होती हैं, तो वो जो वहाँ पे जो नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं उनको क्या कर देती है, वो खोखला कर देती है। जो उनकी लहरें होती हैं उनको काट देती है ना, खोखला कर देती है ना। उन पर जब लहरों का जो पानी पड़ता रहता है, वेव्स पड़ती रहती हैं, तो उन पत्थरों को क्या कर देती हैं, खोखला कर देती हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं, ठीक है। सी केव्स क्या है, जब लहरें पत्थर को खोखला कर देती है एक गुफा के आकार में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी केव्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं कि आर्च क्या होती हैं, ठीक है। आर्च तो आपकी बुक में लिखा है, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain। जब जब केव पूरी तरह, मैंने बताया ना सी वेव्स क्या करती हैं, एक केव फॉर्म करती हैं, सी केव्स फॉर्म करती हैं। जब वो केव्स पूरी तरह खोखली हो जाती हैं, ठीक है, पूरी तरह खोखली हो जाती हैं, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, वो आर्च फॉर्म करती हैं, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हैं कि सी वेव कैसा है और आर्च कैसा है। जो सी वेव है आपका, ये देखो यहाँ पे नदी बोली, सी का जो वेव है यहाँ पे केव का फॉर्म, केव यानी कि गुफा की तरह बना रहा है। और ये वाला जो आप ये सेकंड वाला जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें आप देखोगे कि ये एक पूरी तरह इसने केव को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। और इसी को क्या बोलते हैं, सी आर्च बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सी आर्च होता क्या है। अब पढ़ते हैं स्टैक्स क्या होता है। ये जो स्टैक है वो क्या होता है, आपकी बुक में लिखा है, फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। जब इरोजन क्या कर देता है, यानी कि रूफ़ को, यानी कि छत को भी तोड़ देता है, ये जो आर्च की जो छत है इसको भी तोड़ देता है, ठीक है। सिर्फ वॉल ही बचती है, यानी कि जो दीवारें होती हैं, सिर्फ ये जो दीवारें हैं वही बचती हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, ठीक है। स्टैक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। सी वेव्स हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ग्लेशियर्स के बारे में, यानी कि वर्क ऑफ आइस के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है। रिवर्स ऑफ आइस बोलते हैं ग्लेशियर को। और ग्लेशियर क्या होता है, ये होता है एक आइस का, जब बहुत सारी आइस इकट्ठा होती हैं, ठीक है, आइस का आप कह सकते हो झुंड होता है, या बहुत सारी आइस होती है, मास ऑफ आइस होती है, जो कि धीरे धीरे मूव करती हैं वैली की साइड में, ठीक है। और ये क्यों मूव करती हैं, ग्लेशियर क्यों मूव करता है, क्योंकि उसकी जो आइस होती है वो पिघलने लगती है। इस वजह से जो ग्लेशियर हैं वो टूट के गिरने लगते हैं। और उन ग्लेशियर से जब वो टूट के गिरने लगते हैं तो पानी निकलता है। जो पानी निकलता है वो लेक का रूप ले लेती है। लेक का मतलब आपका हो गया झील, सुंदर सुंदर सी झील बनाती है माउंटेन्स एरिया में, ठीक है। और जब ग्लेशियर टूटता है तो अपने साथ साथ क्या लेके आता है, अपने साथ साथ रॉक्स लेके आते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, ठीक है, बड़े छोटे पत्थर लेके आते हैं, सैंड लेके आती है, ठीक है। और वो जब ग्लेशियर टूटता होगा तो कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होता ही होगा। तो जहाँ पे भी वो डिपॉजिट होता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लेशियल मोराइंस, ठीक है। ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं जहाँ पे भी जाके वो ग्लेशियर्स टूट के डिपॉजिट हो जाते हैं, उसमें से जो भी चीज़ें निकल के वो डिपॉजिट हो जाती हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लेशियर मोराइंस क्या होता है। अब बात करेंगे, हमने सी वेव्स के बारे में बात कर ली, हमने ग्लेशियर्स के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे विंड के बारे में कि विंड का क्या काम है। हमें पता है कि जब हवा बहती है तेज़ तो अपने साथ वो चीज़ों को लेके आती है, चाहे वो आपके सेडिमेंट्स हो गए, चाहे आपके साथ वो मिट्टी हो गई, अपने साथ जितनी भी इरोडेड मिट्टी हो उसको भी लेके एक दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट कर देती है, ठीक है।
वो डिपॉज़िट करती है जैसे। और अगर हम बात करें किसी रेगिस्तान एरिया की बात करते हैं हम, तो वहाँ से जो मिट्टी उठा के लाती है एक जगह से और दूसरी जगह मिट्टी को डिपॉज़िट कर देती है, ठीक है। और डिपॉज़िट करके वो एक हिल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब विंड, हमारी हवा जो है, एक जगह से मिट्टी उठा के दूसरी जगह डिपॉज़िट कर देती है किसी ऊपरी भाग में, ठीक है, रेगिस्तान की या किसी भी रॉक के ऊपरी भाग में जो मिट्टी डिपॉज़िट कर देती है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। और ये सैंड ड्यून्स इतनी लाइट होती हैं, चाहिए मिट्टियाँ इतनी लाइट होती हैं कि विंड इसको कहीं पे भी जाके कैरी कर सकती है, कितने भी दूर डिस्टेंस तक, ठीक है। और हमें पता है कि जो सैंड ड्यून्स है कभी भी एक जगह टिकती नहीं है। सैंड ड्यून्स जो हिल एरिया, सैंड कहते हैं ना कि सैंड ड्यून्स का जो हिल पार्ट होता है मिट्टी का, उसको ही बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स कभी भी एक जगह नहीं टिका होता है, ठीक है, एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि हवा उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। फिर आपकी बुक में लिखा है कि लोइस क्या होता है, जो लेस है वो क्या होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। जब विंड मिट्टी को दूर डिस्टेंस पे ले जाके डिपॉज़िट कर देती है, बड़े से एरिया में ले जाके डिपॉज़िट कर देती है, उसको बोलते हैं लेस बोलते हैं, ठीक है। जो LOESS उसको प्रोनाउंस करेंगे लेस से, ठीक है। लेस क्या होता है, जब हवा मिट्टी को काफ़ी दूर तक किसी लार्ज एरिया में ले जाके डिपॉज़िट कर देती है, उसको बोलते हैं लेस। और जो लार्ज डिपॉज़िट ऑफ लेस है वो कहाँ पाया जाता है, चाइना में। चाइना में सबसे बड़ा डिपॉज़िट है, लार्ज डिपॉज़िट है लेस का, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका जो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3। ये बहुत ही इजी चैप्टर था, कोई मुश्किल नहीं था। इसमें बेसिकली आपने पढ़ा वॉल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सी वेव्स के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, ठीक है। डेल्टा पढ़ा आपने, फिर सैंड ड्यून्स क्या होता है और लेस क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर करेंगे इसके। हम टिक द करेक्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। अब हम टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। इनमें से इरोजनल फीचर क्या नहीं है सी वेव्स का, क्लिफ, बीच, सी केव। तो इसका आंसर है बी, बीच नहीं है, ठीक है। बीच इरोजन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज़। ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था मोराइन बोलते हैं। जो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मोराइन बोलते हैं। और ये मोराइन कैसे बनती है, जब ग्लेशियर टूट के अपने साथ रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक या बड़ी या छोटी रॉक्स को लेके आते हैं, सैंड को लेके आता है, सिल्ट को लेके आता है और डिपॉजिट हो जाता है एक जगह, तो क्या फॉर्म करते हैं, ग्लेशियर मोराइंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ए वॉल्केनो, बी फोल्डिंग, सी फ्लड प्लेन। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सडन मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है। तो मैं बताता, जब पृथ्वी पे सडन मूवमेंट होता है तो दो ही चीज़ हो सकती है, वॉल्केनो या अर्थक्वेक। तो इसका आंसर होगा ए वॉल्केनो, ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वो है मशरूम रॉक। वो क्या होता है, तो जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इरोजन और डिपोजिशन होता है डेजर्ट में, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन होता है, तो वहाँ की जो रॉक होती है, वहाँ की जो आपका पहाड़ वाला एरिया होता है, चट्टानें होती हैं, वो मशरूम की शेप में होती हैं, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। जब इरोजन और डिपोजिशन होता है डेजर्ट एरिया में, और ये कौन करता है, विंड करती है, तो आप उस डेजर्ट एरिया में आप देखोगे कि जो रॉक है वहाँ की किस शेप में है, मशरूम की शेप में होती हैं, और इसी वजह से वहाँ उसको बोलते हैं मशरूम रॉक, उन रॉक्स को, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताइए कि फोर्थ का आंसर क्या होगा, कि मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। तो मशरूम रॉक कहाँ होते हैं, अभी मैंने बताया कि डेजर्ट एरिया में होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक कहाँ पाई जाती है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर होगा बी, रिवर वैलीज़। रिवर वैलीज़ में ही ऑक्सबो लेक पाई जाती है, जिसे कट ऑफ लेक भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब मैच द फॉलोइंग है, पहला है ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या होगा, रिवर ऑफ आइस। मैंने बताया था ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस भी बोला जाता है। सेकंड है, तो फर्स्ट का क्या है, सी। सेकंड है मेंडर्स। मेंडर्स का क्या होगा, तो मेंडर्स का होगा
रिवर्स, जो रिवर होती हैं, जो नदी होती है, वही तो मेंडर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो सेकंड का क्या होगा, डी। अब थर्ड क्वेश्चन है बीच, तो बीच का क्या होगा, सी शोर, ठीक है, सी शोर होगा बीच का आंसर, ठीक है। तो थर्ड का होगा आपका ए। फिर बात करते हैं सैंड ड्यून्स की, तो सैंड ड्यून्स कहाँ होगा, सैंड ड्यून्स ऑफकोर्स कहाँ होगा, डेजर्ट एरिया में। तो फोर्थ का क्या होगा, एच। अब बात करते हैं फिफ्थ की, वाटरफॉल, तो वाटरफॉल कहाँ होगा, वाटरफॉल कहाँ होगा, सी क्लिफ से, तो इसका क्या होगा, सी क्लिफ। फिर आता है अर्थक्वेक, सिक्स्थ है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को ही बोलते हैं ना हम अर्थक्वेक। जब अर्थ में वाइब्रेशन होती है तो उसी से क्या पैदा होता है, अर्थक्वेक पैदा, यानी कि भूकंप पैदा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट आंसर्स मैंने आपके करवा दिए हैं। आप चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बता सकती हूँ, टिक लगवा सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, चाहे इंग्लिश में बनाइए चाहे हिंदी में बनाइए, क्योंकि ये आपके काम बहुत आने वाले हैं। आप जब चैप्टर लर्न करोगे तो आपको याद रहेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वाई डू द प्लेट्स, पहला क्वेश्चन है वाई डू द प्लेट्स मूव, प्लेट क्यों मूव करती हैं, मैंने आपको बता रखा था प्लेट क्यों मूव करती हैं, ठीक है। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस, ये भी मैंने आपको बता रखा है, सिंपल है। फिर है व्हाट इज़ इरोजन, इरोजन क्या है, मिट्टी का जो हटना होता है, ठीक है। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स भी मैंने बता रखा है। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, बीचेस कैसे बनते हैं। ये शायद मैं पॉइंट भूल गई हूँ, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ कि बीचेस कैसे बनते हैं, अभी मैं बताती हूँ, बट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक भी मैंने आपको कवर करवा दिया इस वीडियो में कि ऑक्सबो लेक क्या होता है, आप देख सकते हैं। और टिक करवाने की बात होगी तो मैं आपको टिक करवा दूँगी। एक पॉइंट जो रह गया था बीच की, बीच बनते कैसे हैं, बीचेस बनते कैसे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बीच कैसे फॉर्म होते हैं, जो सी वेव्स होती हैं जब वो एक जगह सेडिमेंट जाके सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती हैं, कहाँ पे, किनारों पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती हैं सी वेव्स, वो क्या फॉर्म करती हैं, फिर बीचेस फॉर्म करती हैं, ठीक है। सी वेव्स जब किनारों पे, शोर्स पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, बीचेस, ठीक है। तो बीचेस कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बता दिया। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, तो उसका आंसर मैंने अभी बता दिया है कि बीचेस कैसे बनते हैं, जब किनारों पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होती हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, बीचेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। और गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 है, उसकी वीडियोज़ भी मैं तुरंत मतलब कुछ दिनों के अंदर अपलोड कर दूँगी, पहले आप अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।